थोड़ा सफ़र के बारे में बताएंगे, कितना कुछ उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, कितने बार गिरे, कितने बार संभले, और आज जहाँ आप हैं कितना संतुष्ट मानते हैं? कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं, राजनीति में आने के लिए धैर्य और सहनशीलता कितना जरूरी मानते हैं आप? देखिए, हम जब लोग राजनीति में आए तब हम सत्ता की कल्पना भी नहीं करते थे। जी, आपने क्या रणनीति बनाई, क्या कुछ ऐसा हुआ कि कार्यकर्ता के अंदर आप जोश भरे, एकजुटता बना के रखे, और उसका रिजल्ट कैसे आया, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, एक आंदोलन में तो खुद सुषमा स्वराज आई थी और लगभग 2,500 से 3,000 लोग थे। तो कितना कुछ परिवर्तन, बदलाव देखते हैं आप और कांग्रेस के टर्म में और बीजेपी के टर्म में? तो ये रायपुर का विकास जो हुआ, और रायपुर से लेकर के आप अंबिकापुर तक चले जाएं। 5 साल सरकार रहने के बाद और मंत्रिमंडल में मैं रहा, उसके बाद भी अपने पिताजी और अपने भैया को मैं इंसाफ नहीं दिला पाया। बोलते तो सही है, जब पॉकेट में था दिला सकते थे। तो क्या कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाई, या फिर जनता के हित से उनको कोई लेना देना नहीं है? उनको जनता के हित की अगर चिंता होती, जो टीएस बाबा एक अच्छे व्यक्ति हैं, और उनका एक बयान आया कि मुझसे दस्तखत करवाया गया, इसमें मेरा हाथ नहीं है। तो क्या राजनीति में इतने बड़े जिम्मेदारी को इतने हल्के में लेना राजनीतिक पार्टी के लिए कितना खतरनाक है? कोई व्यक्ति जो, ये तो साइन करते थे ना, इनको साइन करना तो आता ही था। कोई व्यक्ति जो अंगूठा लगाता है ना, वो भी पूछता है भैया इसमें क्या है, पहले बता तो दो, मेरे को सुना तो दो। क्या पॉसिबल है, और आपके पास क्या एक रोड मैप है उनको आगे बढ़ाने के लिए? आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों सबकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज जो हमारे साथ मेहमान है वह बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजीव अग्रवाल जी की, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा अरसा राजनीतिक गलियारों में गुजारा है। बहुत सारे अनुभव उन्होंने महसूस किए हैं, देखे हैं, उतार चढ़ाव को सहा है, झेले हैं। आज हमारे साथ वही मेहमान हैं। हम चर्चा करेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास पहलुओं पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद रुपेश जी। जी, चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर। उससे पहले, कौन है राजीव अग्रवाल जी? राजीव अग्रवाल अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता है, और व्यावसायिक क्षेत्र में देखा जाए तो रियल एस्टेट का भी मेरा काम है और स्टील की इंडस्ट्री भी है। बस ये दोनों ही चीज़ काफ़ी हैं। जी, राजनीति में आपका रुझान कैसे हुआ? क्या कुछ आपके सामने वो स्थिति पैदा हुई कि आपको राजनीति में आना पड़ गया? देखिए, राजनीति तो ऐसा है कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो खानदान है, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार है। मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे बाबा लोग, मेरी दादी, ये सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। जब मेरे पिताजी 12वीं में थे तो उनको रेस्ट्रिकेट किया गया, मेरे चाचा जी 10वीं में थे तो उनको रेस्ट्रिकेट किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने कॉलेज में नारा लगा दिए थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उसके बाद कांग्रेस से मोह भंग हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हमारे परिवार ने अपनाया। मेरे चाचा जी तो प्रचारक बन के निकले, और जब संघ पे पहला प्रतिबंध लगा तो पिताजी भी सत्याग्रह करके जेल गए। और जब मैंने आंखें खोली तो मेरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बिल्कुल कहना चाहिए रंग गया था। उसी में मैं पला बढ़ा, आगे बढ़ा। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे खून में समाया हुआ है राजनीति और राष्ट्रवाद। जी, लड़ाई लड़े हैं आज़ादी के लिए, लेकिन जब 25 वर्षों के बाद जब इमरजेंसी की स्थिति आती है,
उसके बारे में भी आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि उस दौरान क्या कुछ हुआ, आपका परिवार कैसे उसको फेस किए हैं? मैं उस समय दिल्ली में था और ग्रेजुएशन कर रहा था PGDAV कॉलेज से। तो जैसे ही आपातकाल लगा, आपातकाल लगने के बाद हमारे यहाँ से इलाहाबाद से मेरे फूफा जी डॉक्टर सुरेंद्र मित्तल को गिरफ्तार किया गया। वो भी संघ के प्रचारक रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 1951 में वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मेरे चाचा जी को भी गिरफ्तार किया गया। तो उस दौरान मेरा एक पाँव तिहाड़ जेल में, एक पाँव 30,000 कोर्ट में और एक पाँव कॉलेज में रहता था। चाचा जी के ऊपर DRI लगी थी और मीसा में बंदी नहीं हुए। ये हम लोगों का सौभाग्य रहा, क्योंकि जो चाचा जी को SHO गिरफ्तार करने के लिए आया था, वो चाचा जी जब प्रयागराज में थे, प्रचारक थे, तो वो उनका स्वयंसेवक था। वो उसने पहचान लिया। तो जब पहचान के कारण ये हुआ कि उसने मीसा में उनको बंद नहीं किया, उन्होंने जो धाराएं लगाई वो DRI की लगाई और वो DRI में गिरफ्तार हुए, जिसके फलस्वरूप वो 6 महीने में छूट गए। छूटने के बाद चाचा जी के मार्गदर्शन में जहाँ पे भी मुझको भेजा जाता था सहयोग करने के लिए, जो अंदर थे, जो गिरफ्तार हुए थे, उनके परिवार में जाना, उनको सहयोग करना, ये निरंतर हम लोगों का चला। लेकिन हम देखते थे कि हमारे घर के सामने भी पुलिस की गाड़ी निगरानी करती रहती थी कि देवेंद्र स्वरूप जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो चाचा जी का घर से निकलना बहुत कम होता था, वो हमको ही भेजते थे। हम कॉलेज जाते थे, कॉलेज से पहले सब जगह करके आते थे, बाद में आके चाचा जी को, तो चाचा जी के मार्गदर्शन में ये किया। जब चाचा जी को गिरफ्तार किया गया तो उस समय भानु प्रताप शुक्ल जो पांचजन्य के एडिटर रहे, रामशंकर जी अग्निहोत्री वो भी बड़े पत्रकार रहे, संघ के प्रचारक रहे, दोनों प्रचारक थे, वो घर पे ही थे और रात को अगले दिन क्या पैम्पलेट निकालना है, क्या बुलेटिन निकालना है, उसकी तैयारी कर रहे थे। जब गिरफ्तारी हुई रात को 3 बजे जब वो आए, और क्योंकि हमारे पे दिल्ली में जो पानी आता था निगम का, वो रात को आता था, तो चाची जी पानी भर रही थी। तो चाची ने उनको बोला भाई कोई आए तो बोल देना नहीं है घर में। लेकिन जैसे कॉल वेल बजी, वो खुद जाकर के दरवाज़ा खोले, बोले देवेंद्र जी, बोले जी मैं हूँ। बस बोले आपका वारंट है, आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो एक सरदार जी थे, वो तो इंदिरा जी को बहुत उस समय उल्टा सीधा बोल रहे थे कि सबको निर्दोष लोगों को फंसा रही हैं, और एक SHO जो है वो चाचा जी के पीछे पीछे उनके कक्ष तक पहुंच गया, तो वहाँ बैठा और वो उनको बड़े निगरानी से, बड़े ध्यान से देख रहा था। बोले आप मुझको पहचाने दिख रहे हैं, लग रहे हैं, क्या आप कभी प्रयागराज में रहे हैं? पर उस समय इलाहाबाद बोला जाता था। चाचा बोले हाँ मैं रहा हूँ। आप प्रचारक थे? बोले हाँ। आपने मुझको नहीं पहचाना? नहीं पहचान रहा हूँ, मैं आपका स्वयंसेवक, मेरा नाम ये है। बोले हाँ याद आ गया, लेकिन तुम उस समय बचपन में थे, अब इतने बड़े हो गए हो, सब चेहरा वेरा सब चेंज हो चुका है। बोले आप आराम से तैयार होइए, बोले आपका अगर असुविधा नहीं हो तो मैं कुछ कपड़े उपड़े रख लूँ? बोले नहीं आप आराम से तैयार होइए, आराम से ले लीजिए, मैं बैठा हूँ। और भानु प्रताप शुक्ल जी बंगले की बालकनी में जाके खड़े हो गए, रमाशंकर जी तो बाथरूम में बैठे रहे। जब उनसे पूछा गया भानु प्रताप जी से भाई आप कौन हैं? बोले मैं इनका छोटा भाई हूँ, गांव में रहता हूँ और दुकान करता हूँ किराने की जी। तो उन्होंने इस प्रकार बोला, जबकि वो बड़े प्रचारक थे, बहुत नामी थे और पांचजन्य के एडिटर थे वो उस समय।
जी। लेकिन कोई जानता नहीं था। और मेरा उसी समय से जो सीधा पदार्पण हो गया राजनीति में। ओके। फिर मैं रामलीला ग्राउंड भी कई बार गया, मंच पे सब चीज़ मेरे सामने सब कुछ होता था। जब ये हेमवती नंदन बहुगुणा और जगजीवन राम कांग्रेस छोड़ करके उसमें जनता पार्टी में आए, जनता पार्टी का गठन हो चुका था, जेल के अंदर ही सबने बना ली थी, गठन हुआ। तो मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, जगजीवन राम जी ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे स्टेज पर, तो मैंने उनको सहारा दिया ऊपर चढ़ने के लिए। फिर ये आया कि भाई धन की आवश्यकता होगी, तो हम लोगों ने चादर ऐसे पकड़ी। दो मेरे एक दोस्त थे, बालकृष्ण अग्रवाल और एक मैं, चादर उड़ी। तो जितना पैसा डाले लोग और जो जिसके पास था वो उसने उसमें डाला। इस प्रकार मतलब कहना चाहिए जनता का जो समर्पण देखा वो हमने नहीं देखा था। तो इससे मालूम पड़ता है कि देश की आज़ादी के टाइम कितना समर्पण होगा। तो जनता ने इस प्रकार समर्पण, और चुपचाप रही वो। भला 21 महीने जब तक कहना चाहिए चुनाव की घोषणा नहीं हुई, जनता ने मुंह नहीं खोला, शांत रही। और जैसे हुई तो उन्होंने अपना बतलाया। मतलब स्वयं इंदिरा गांधी हारी, मैं राजनारायण जी के मंच पे रहा, है ना। अच्छी तरह याद है मेरे को, जब वो स्टरलाइजेशन नसबंदी के लिए बोलते थे, तो बोले भाई इसकी क्या आवश्यकता है, हमारे यहाँ तो भगवान राम के 2 पुत्र थे, है ना। उस समय उन्होंने नसबंदी नहीं कराई। अनुशासन होना चाहिए, संयम होना चाहिए। तो वो इस प्रकार की बातें स्टेज से करते थे राजनारायण जी। मोरारजी देसाई को हमने देखा, जय नारायण वो क्या नाम है उनको देखा, बिहार के अपना संग्राम सेनानी, बहुत बड़े, बाद में आगे बढ़ते हैं। है, उनको देखा। और उनको उसके बाद में जय नारायण जी तो किडनी की प्रॉब्लम हो गई उनको। उस समय किडनी का इतना बड़ा इलाज नहीं होता था, उसी में उनका स्वर्गवास हुआ। अब तरह तरह की बातें होती हैं। तो अरुण जेटली जी को जब छोड़ा गया तो उनका डीएवी कॉलेज की बाउंड्री वाल पे खड़ा करके और हैंड वाला जो वो था लटकाने वाला माइक, मैंने अपने गर्दन में लटकाया और उनका भाषण करवाया। जब अंदर से एक रजिस्ट्रार थे हमारे शर्मा जी, वो बाहर आए, बोले राजीव आप यहाँ से निकलो क्योंकि आपको गिरफ्तार करने पुलिस आने वाली है, ऐसी सूचना आई है। तो मैंने एक स्टूडेंट था, उसके गर्दन में ये उसके कंधे में रखा वो, और मैं फटाफट सामने से डीटीसी की बस निकल रही थी, दौड़ कर उसको पकड़ा, निकल गया। और 3 दिन तक अंडरग्राउंड रहा। तो ये सारा थे। फिर उनका हमने पंजाबी बाग में अरुण जेटली जी की सभा कराई। अरुण जेटली जी उस समय डेसू के चेयरमैन थे, डॉक्टर भाई महावीर प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे डीएवी कॉलेज के इवनिंग के। तो उनको प्रिंसिपल बनाना था, जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। चाचा जी देवेंद्र स्वरूप जी मेरे को बोले, मैं उसको लीड कर रहा था कि एक बार महावीर जी से उनसे बात तो कर लो, डॉक्टर महावीर से। तो मैं मिलने के लिए इवनिंग कॉलेज गया। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे, किक मार रहे थे। मैंने कहा सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैंने कहा मैं देवेंद्र जी का भतीजा हूँ राजीव, डेस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। सर हम आपको जो है प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं और उसमें लगे हैं सब स्टूडेंट्स जो प्रबंधन समिति से बात करने के लिए। तो उन्होंने हमको बोला कि वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जनता पार्टी की मैं कोई दायित्व मेरे को मिलने जा रहा है पार्टी के अंदर। तो अगर वो दायित्व मेरे को मिल जाएगा तो मेरी अंतरात्मा नहीं बोलती कि मैं 2 जगह इस चीज़ से, इस जो मेरे को पद मिलेगा उससे मैं काम कर पाऊंगा, समझौता करूं। तो इसलिए
अब जिसको बनना है उसको बनाओ। जी। तो इस प्रकार से डॉक्टर भाई महावीर जो है, उनके पिताजी आपको मालूम होगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, डॉक्टर भाई महावीर के, बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बने वो। और तो यात्रा शुरू हो गई हमारी। जी। आप क्रांतिकारी परिवार से आते हैं, लेकिन राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है जहाँ तक हमें जानकारी है, लेकिन जब आपका राजनीति में आना हुआ तो फैमिली का सपोर्ट कितना मिला आपको? नहीं, अगर देखिए कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता लंबे समय तक राजनीति के अंदर सक्रिय नहीं रह सकता यदि परिवार का सहयोग नहीं मिले। इसमें मुझको मेरी पत्नी ने पूरा सहयोग दिया है। मैं उसको फ़ोन करता था, हमारे यहाँ कोई नौकर चाकर भी नहीं थे उस समय। एक बार रमेश बैस जी का चुनाव चल रहा था, तरुण चटर्जी का फ़ोन आया, राजीव जी, रमेश बैस जी दौरे पर हैं, प्रवास पर हैं, सवेरे से कुछ नहीं खाए, आपके घर पे भोजन करेंगे, 5-7 लोग आ रहे हैं। लोग आए 40, और मैंने घर में बोल दिया उसको फ़ोन करके कि भाई 5-7 लोग आएंगे, तुम थोड़ा भोजन तैयार करो, रमेश बैस जी आ रहे हैं और मैं आ रहा हूँ घर में। 40 लोग आए, सबको भोजन कराया उसने, कोई खाली पेट नहीं गया। मनोज शुक्ला जो आज बृजमोहन जी के यहाँ हैं, वो अभी भी उस बात को याद करता है कि भाभी जी ने हम सभी का भोजन कराया। और मालूम नहीं, ये मेरी आदत आज तक है। वो बोलती भी है कि कम से कम 2 घंटे पहले तो बतला दिया करो। मैंने कहा जब मुझको ही नहीं मालूम पड़ता तो मैं तुमको क्या बतलाऊँ। और सबको मालूम भी है कि भाई राजीव जी को बोलेंगे तो इनकार भी नहीं होगा और हमको सब चीज़ मिल जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ तुम इतनी काबिल हो कि तुम कर देती हो। तो वो, लेकिन मेरे को आज तक पूरा सपोर्ट उसी का रहा, और बच्चों ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया। पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर अलग अलग पदों पर रहे हैं, रायपुर के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और आज चेयरमैन हैं। तो थोड़ा सफ़र के बारे में बताएंगे, कितना कुछ उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, कितने बार गिरे, कितने बार संभले, और आज जहां आप हैं कितना संतुष्ट मानते हैं? मैं एक चीज़ जानता हूं, कोई भी कार्यकर्ता हो, पद आते जाते रहते हैं, पद कभी स्थायी नहीं होता। लेकिन आप कार्यकर्ता हो, आपके वरिष्ठ नेता जो भी आपको कार्य दें उसको आपको बिल्कुल मन लगाकर समर्पण से कार्य करना चाहिए, उसके लिए तन मन धन सब अर्पित करना चाहिए। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते महाफलेषु कदाचन। इसलिए चाहे राजनीति हो चाहे व्यवसाय हो, मैंने कभी फल की चिंता नहीं करी जी, है ना। मेरे को कई बार टिकट मिलने के बाद टिकट के बारे में इनकार भी हुआ, ये भी हुआ, और एक बार 2013 में तो फाइनल होने के बाद कटा। लेकिन मन में थोड़ा सा बात आती है, लेकिन उसके बाद पार्टी मेरे को जहाँ भेजती है चुनाव संचालक बना के, मैं वहाँ जाता हूँ और उस प्रत्याशी को जिता के लाता हूँ। तो ये मेरा समर्पण रहा पार्टी ने। और अब पार्टी ने देखा कि भाई इतने वर्ष हो गए हैं तो कुछ देना चाहिए, तो उन्होंने बनाया, तो उसमें भी उन्होंने जो दिया वो ले लिया। जी, आज के राजनीति में युवा वर्ग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं। राजनीति में आने के लिए धैर्य और सहनशीलता कितना ज़रूरी मानते हैं आप? देखिए, हम जब लोग राजनीति में आए तब हम सत्ता की कल्पना भी नहीं करते थे। जी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल को। दिसंबर में उसका प्रथम अधिवेशन हुआ बंबई में।
मेरी शादी 23 नवंबर को हुई 1980 को। मतलब 1 महीने के लगभग मेरी शादी को हुआ था। लेकिन मैं और मेरी पत्नी दोनों हम बांद्रा से दादर तक रैली में, अटल जी की रैली में हम लोग शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी की रैली में हम लोग शामिल हुए जी। उससे आप समझ सकते हैं कि मेरी पत्नी ने विवाह होते ही मुझको राजनीति में पूरा सहयोग देना प्रारंभ कर दिया था। जी, आप जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कितना चुनौती आपके सामने रहा और कैसे कैसे अपने क्या रणनीति बनाई, क्या कुछ ऐसा हुआ कि कार्यकर्ता के अंदर आप जोश भरे, एकजुटता बना के रखे और उसका रिजल्ट कैसे आया, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, मैं 2006 में पहली बार जिला अध्यक्ष बना। लगभग 4.5 साल रहा। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, केंद्र में जरूर कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय हमने बहुत आंदोलन किए केंद्र के खिलाफ, और जितने भी संभव हो सकते थे बड़े बड़े आंदोलन किए। एक आंदोलन में तो खुद सुषमा स्वराज आई थी और लगभग 2,500 से 3,000 लोग थे। एक आंदोलन में उप मुख्यमंत्री मौर्य जी आए थे उत्तर प्रदेश से, जो राम मंदिर के उसमें था, उसमें भी काफ़ी लोग थे, करीब 5-7 हज़ार लोग थे। एक आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान उस समय हमारे प्रभारी थे, वो आए थे, उस समय भी लगभग 5-7 हज़ार। तो हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किए जी। नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता थी, हमने नगर निगम के खिलाफ किया, पानी का आंदोलन किए। दूसरी बार मैं जब बना तो वो 2015 में बना, तो वो 2020 तक था, 20 तक था मैं। तो 18 तक तो हमारी सरकार थी उस समय भी। और उस समय 2-1 साल के लिए जरूर कांग्रेस की सरकार के टाइम पे मैं रहा, तो हमको जितना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नई नई बनी थी उस समय, और फिर उसके बाद में आपातकाल भी वो कोरोना भी लग गया था, तो उसके कारण ज़्यादा आंदोलन नहीं थे। लेकिन कोरोना काल में भी जितना गरीबों की सेवा हो सकती थी, राशन से, आर्थिक सहयोग, वो हमने करने का प्रयास किया, भोजन पहुंचाने का प्रयास किया। ये हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको किया। जी, अब बात विकास की करते हैं सर। 2 टर्म कांग्रेस को मिली है, एक 2000 से 2003 तक और 18 से 24 तक। बाकी बीजेपी के पास 3 रहा है, 3 से लेकर लगातार 18 तक, और एक बार फिर चौथी बार मिला है 24 से। तो कितना कुछ परिवर्तन, बदलाव देखते हैं आप और कांग्रेस के टर्म में और बीजेपी के टर्म में? देखिए, उस समय ये स्थिति थी, 2003 का तो दिसंबर में हमारी सरकार बनी है, तो 2004 से ही मानना चाहिए। जब 2004 से पहले की ये बात थी कि अगर कोई मेरे को शंकर नगर से लोधीपारा चौक आने के लिए बोलता था, तो मैं उसको बोलता था, भैया क्यों दंड देना चाहता है मुझको? आपने वो रोड पे 1-1 फीट के गड्ढे थे, है ना। कोई रोड ऐसी नहीं थी जिस पे रोशनी हो, कोई रोड ऐसी नहीं थी जिसमें गड्ढे नहीं हो। सकरी रोड थी, पुल सकरे थे। तो ये कांग्रेस के टाइम पर छत्तीसगढ़ का जो अब ये मतलब रायपुर तो उस समय राजधानी बन चुका था, और राजधानी से पहले और क्या स्थिति रही होगी आप सोच सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ, वो आपने खुद ने देखा होगा कि अब गड्ढे नाम की चीज़ तो कहीं है ही नहीं। सड़कों का चौड़ीकरण हो चुका है, गोरखपथ जैसे हमारे यहाँ निर्माण हुए हैं, बाईपास बने हैं, कैनाल रोड बनी है, एक्सप्रेस वे बने हैं, और ब्रिज तो कितने बन गए। तो ये रायपुर का विकास जो हुआ, और रायपुर से लेकर के आप अंबिकापुर तक चले जाएं, जो सरगुजा तक, रायपुर से लेकर आप बस्तर तक चले जाएं, जगदलपुर तक, या रायपुर से लेकर इधर के नाम है आप
जो है नागपुर से पहले जो है कौन सी नदी है, बाघ नदी नहीं, बाघ नदी नहीं है, दूसरी नदी है, वहाँ तक चले जाएं, हर जगह आपको सड़कें अच्छी मिलेंगी। ये विकास हुआ, किसानों का विकास हुआ। उससे पहले किसान धान बेच नहीं पाते थे, लेकिन डॉक्टर रमन जी की सरकार आई, उन्होंने कहा हम किसानों का एक एक दाना धान खरीदेंगे, और बोनस भी दिया उन्होंने। जो एमआरपी थी केंद्र सरकार की, उसके ऊपर उन्होंने बोनस भी दिया। तो इस प्रकार किसानों का उत्थान किया उन्होंने। हमने पंप दिए, वाटर पंप दिए उनको, तक हमने बिजली उनको सस्ते में दी, फ्री में दी। हमने जो उनके ऊपर 12% 14% ब्याज लगता था, उसको 0% ब्याज किया। गरीबों को, जो उससे पहले भुखमरी की शिकायतें आती थी छत्तीसगढ़ में, डॉक्टर रमन सिंह ने 2 रुपये किलो में 35 किलो चावल देना शुरू किया, और उसके कारण वो चाउर वाले बाबा कहलाए। इंग्लैंड से लोग उनके देखने के लिए आए कि भाई ये ऐसी क्या चीज़ उन्होंने की है, किस प्रकार बांटते हैं, किस प्रकार देखते हैं। लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, और उसके बाद केंद्र सरकार ने उसको अपनाया। तो ये हमारी योजनाएं थी। जब डॉक्टर रमन को 2004 में सत्ता मिली थी, उस समय जो छत्तीसगढ़ का जो बजट मिला था उनको 6,500-7 हज़ार करोड़ का मिला था। लेकिन उन्होंने जब सत्ता छोड़ी 2018 में, तो ये 1.25 लाख करोड़ का हो चुका था बजट। ये उनकी उपलब्धि है। चारों ओर इंडस्ट्रियों का विकास, इंडस्ट्री लगी। जो पावर हमारे यहाँ थी नहीं, कट होता था, क्या नाम है, शहर में कट होता था, रायपुर में कट होता था, वो 24 घंटे बिजली का उपलब्ध करवाया उन्होंने। बिजली का वो किया, अपना जनरेट किया बिजली को। इस प्रकार एग्रीकल्चर क्षेत्र में, पावर सेक्टर के क्षेत्र में, औद्योगिक सेक्टर के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के बारे में, सड़कें हों चाहे पुल हों, वाटर के क्षेत्र में, चहुमुखी विकास की ओर डॉक्टर रमन सिंह ने किया। और अब उसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और आगे बढ़ा रहे हैं। जी, 15 साल बीजेपी सत्ता में रही है, लेकिन 18 से 24 तक कांग्रेस 5 साल के लिए सत्ता में आई। बीजेपी हाथ धोकर कांग्रेस के पीछे पड़ गई है। लगातार अलग अलग जो कैबिनेट मंत्री उन पर आरोप लगाए, इसी जो केंद्रीय एजेंसी रहा है उनका दुरुपयोग करके जो उनके नेता हैं उनके पीछे छोड़ दिया गया, और आखिरकार कांग्रेस के हाथ से जो सत्ता उनको बीजेपी अपने पास है, ऐसा उनका कहना है। चलिए एक और मान लेते हैं। इसका एक छोटा उदाहरण है, जब झीरम कांड हुआ, उसके बाद भूपेश बघेल ने सीधे सीधे आरोप डॉक्टर रमन सिंह पर लगाए थे कि उन्होंने करवाया, और बोले मेरी पॉकेट में है। 5 साल सत्ता में रहे, निकाले क्यों नहीं? निकाले क्यों नहीं? वो निकालते क्यों नहीं निकाले? क्या एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता इस कांड में गिरफ्तार कर सके? क्योंकि था ही नहीं। बीजेपी इस प्रकार की कार्य नहीं करती है। दूसरी ओर अगर वो केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो उन्हीं का है। सुप्रीम कोर्ट तो किसी का पक्ष नहीं लेता। भैया उनको जमानत क्यों नहीं देता है? क्यों जेल में है अभी तक? तो देखिए, आरोप लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां बिना सबूत के किसी के यहाँ गिरफ्तार में हाथ नहीं डालती। जी, आपने झीरम घाटी की बात कही सर, लेकिन उन्हीं के पार्टी के कई बड़े नेता हैं जो ये बोलते हैं कि अपने ही पार्टी के एक नेता है उनका नार्को टेस्ट करने के लिए बोल रहे थे। तो क्या लगता है कि उन्हीं के पार्टी के नेता अपने फ़ायदे के लिए इतना बड़ा घटना को अंजाम दे सकते हैं, या फिर राजनीतिक संरक्षण के ऊपर ये सब काम हुआ है? सबको याद है उस समय वो एक नेता हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, और उनके ही एक बड़े नेता, कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने उससे हॉस्पिटल में जाकर के पूछा था, है ना, इस बारे में सभी को मालूम है, सब मीडिया ने उसको दिखाया भी है, छापा भी है। क्या यही कारण है कि 5 साल तक जो बोल रही थी सरकार कि हमारे जेब में है सबूत, उसको निकाल नहीं पाई? अब ये तो
कांग्रेस ही ज़्यादा अच्छी तरह बतला सकती है, लेकिन कांग्रेस ने आज मुझको एक चीज़ बतलाई है, क्या कांग्रेस ने नक्सली उन्मूलन के लिए जिन नक्सलियों ने उनके इतने बड़े नेताओं को हत्या की हो, उनके उन्मूलन के लिए कोई कदम उठाए थे? और आज क्या हो रहा है? झीरम का बदला तो विष्णुदेव जी की सरकार ले रही है। हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी ले रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ले रहे हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से नक्सली उन्मूलन में लगे हैं कि 31 मार्च 2026 तक नक्सली समाप्त कर दिए जाएंगे। तो कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अभी जो हमारी सरकार जो बोलती है वो हमारी सरकार कर रही है। नंद कुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल जी के साथ सर हमारी चर्चा हुई थी इसी कार्यक्रम में, तो उनका कहना था कि 5 साल सरकार रहने के बाद और मंत्रिमंडल में मैं रहा, उसके बाद भी अपने पिताजी और अपने भैया को मैं इंसाफ नहीं दिला पाया। बोलते तो सही है, जब पॉकेट में था दिला सकते थे, क्यों नहीं दिलाए? जी, क्या वो मंत्रिमंडल ना चला जाए, मंत्री पद ना चला जाए, उसके कारण तो नहीं हुआ ऐसा? लड़ाई लड़ते, विधानसभा में प्रश्न उठाते, क्या उन्होंने उठाए? क्या लड़ाई लड़े वो? भूपेश बघेल जी का कहना है सर कि विजय शर्मा जी को इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है, जबकि वो पहली बार जीत कर आए, उनके पास अनुभव नहीं है। गृह मंत्री का जवाबदारी देना बहुत जल्दबाजी कर दी है बीजेपी, या फिर एक अलग दिशा में राजनीति को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब बात नक्सली उन्मूलन की बात करते थे सर बीजेपी, तो हंसते थे कि क्या यह संभव है? बीजेपी अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है, ऐसा करना संभव ही नहीं है। रुपेश जी, पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी अपने किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देना चाहती है, क्या जिम्मेदारी देगी या दे रही है, इसके बारे में भूपेश बघेल को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि विजय शर्मा जी को गृह मंत्री बनाना और जिस प्रकार से वो कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जिस प्रकार से नक्सलियों का उन्मूलन कर रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि हमारी पार्टी के नेताओं ने ये निर्णय बहुत अच्छा लिया है और सही लिया है। कवासी लखमा जी के साथ साथ हमारी चर्चा हुई थी। उनका कहना है कि गोली से नक्सलियों का समाधान नहीं हो सकता है, वार्ता से हो सकती है। उनसे प्रेम से व्यवहार किया जाए, प्रेम से बात किया जाए, तब जाके ख़त्म होगा। सरकार कई बार बोल चुकी है, विजय शर्मा जी ने भी कई बार बोल चुके हैं, हथियार डालें, समर्पण करें, बात करें। अभी अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने मंच से बोला है कि नक्सली हमारी इतनी अच्छी समर्पण की वो है नीति है, आए अपना हथियार डालें और बात करें। क्या दिक्कत है भाई? आप अपनी शर्तों में बात करना चाहते हैं और सरकार आतंकवादियों से उनकी शर्तों में क्यों बात करेगी? ये मनमोहन सिंह नहीं है जो कश्मीर के आतंकवादियों को गले लगाते थे और चाय पिलाते थे। ये मोदी जी की सरकार है, उन आतंकवादियों को जेल में डाल दिया। कांग्रेस के कई बड़े मंत्री सर ये भी बोल रहे हैं कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, वो बस दिखावे के मंत्री है, पपेट हैं वो। असली उनकी जो बागडोर है ना, वो सेंटर में है, केंद्र में है, और उसी के हिसाब से छत्तीसगढ़ को चलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री की क्षमता पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। वो आदिवासी मुख्यमंत्री को पचा नहीं पा रहे हैं, जबकि विष्णुदेव साय जी के आप यदि कृत्य देखेंगे, काम देखेंगे, जब से उन्होंने सत्ता संभाली, उन्होंने 0 पॉइंट पर कि आम सभा जो हुई थी उसमें कहा था
हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय अपने अरुण साहू जी, उन्होंने कहा था हमारा मुख्यमंत्री अपना गृह प्रवेश बाद में करेगा और सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो साइन करेगा वो 18 लाख आवास की करेगा, जो कि क्या नाम है कांग्रेस ने नहीं दिए गरीबों के आवास। तो ये बागडोर किसके हाथ में थी? केंद्र के हाथ में थी, यही यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री के हाथ में थी, जो मुख्यमंत्री ने साइन की है। ऐसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री कई बार के सांसद रह चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री केंद्र में उद्योग मंत्री रह चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री कई बार के विधायक हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। उनके पास में एक भी आदिवासी नेता नहीं है विष्णुदेव साय जी की सीनियरिटी के हिसाब से। टी.एस. सिंहदेव जी के साथ भी चर्चा हुई थी सर हमारी, तो उनका कहना था कि मुझे बहुत दुख है कि गरीबों को उनका अधिकार आवास नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं इस्तीफा दिया। तो क्या कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाई या फिर जनता के हित से उनको कोई लेना देना नहीं है? उनको जनता के हित की अगर चिंता होती, जो टी.एस. बाबा एक अच्छे व्यक्ति हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। मुझको अच्छी तरह याद है जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बजट पेश कर रहे थे और जब उन्होंने अंबिकापुर के लिए हॉस्पिटल के लिए बात की तो उन्होंने वहीं खड़े होकर के धन्यवाद दिया था, है ना, कि आपने मेरी बात को सुना, उस दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो टी.एस. बाबा उस प्रकार के हैं। और यदि गरीबों के मकान के बारे में, चूँकि वो पंचायत मंत्री थे, अगर वो बोल रहे हैं तो इसका बात वो सत्य थी और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार कदम उठाए थे। दूसरी बात, अगर गरीबों की इतनी चिंता होती तो जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में इतने डेवलपमेंट हो सकते थे, इतने विकास के कार्य हो सकते थे, 5 साल में एक भी विकास का कार्य क्यों नहीं हुआ? बताएं भूपेश बघेल जी कि उन्होंने 5 साल में कहीं पर भी पूरे प्रदेश में विकास के नाम पर एक ईंट लगाई हुई? तो कमल विहार का नाम कौशल्या विहार कर दिया, कभी कॉलेजों के नाम बदल रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटियों के नाम बदल रहे हैं, जो उनके एक भी उन्होंने IIT लाए हों, IIM लाए हों, कुछ भी लाए हों, बतलाएं। सब तो वही लेके उनकी सरकार थी केंद्र में, इतने बड़े थे, अगर लाते। और हमारी जब सरकार थी, डॉक्टर साहब थे, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, दोनों का तालमेल था अच्छा, जाते थे मनमोहन सिंह जी के पास बैठते थे, उनको मालूम था भाई केंद्र सरकार के सहयोग के बिना मैं नहीं चला सकता। ये तो हमेशा गाली देने में लगे रहे केंद्र सरकार को। तो इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं था, जाते बात करते और विकास के लिए पैसा भी केंद्र से लेकर के आते। जी, PSC घोटाला, कोयला घोटाला, राजू मितान युवा घोटाला, अलग अलग घोटालों की लंबी लिस्ट बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं। इनकी जांच भी चल रही, बहुत सारे उनके बड़े बड़े नेता अंदर भी हैं। एक ऐसा नेता अंदर है जो अपने आप को पढ़े लिखे नहीं समझते, मतलब है ही नहीं पढ़े लिखे वो, और उनका एक बयान आया कि मुझसे दस्तखत करवाया गया, इसमें मेरा हाथ नहीं है। तो क्या राजनीति में इतना बड़े जिम्मेदारी को इतने हल्के में लेना राजनीतिक पार्टी के लिए कितना खतरनाक है? ये तो कांग्रेस से पूछिए, उनको उद्योग मंत्री भी बनाए थे, है ना। उनके टाइम पर 5 साल तक यहाँ पर कोई चेयरमैन नहीं था, यहाँ के अधिकारियों ने बतलाया कि वो जब आते थे ना यहाँ पे तो आकर के बाद ठाके लगाते तो चल देते थे, है ना। तो ये उनका कार्य थे। और देखिए एक चीज़ बताए, आज कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने को अनपढ़ बोले, इतना अनपढ़ कोई भी नहीं है। कोई व्यक्ति जो, ये तो साइन करते थे ना, इनको साइन करना तो आता ही था, कोई व्यक्ति जो अंगूठा लगाता है ना, वो भी पूछता है भैया इसमें क्या है, पहले बता तो दो, मेरे को सुना तो दो। वो दूसरे से बोल देता है कि भैया तुम पढ़ के जरा सुनाओ ना इसमें क्या लिखा है। अपने बच्चे से बोलते, उनका बच्चा तो पढ़ा लिखा था ना, पूरा कारोबार तो वही संभाल रहा था उनका, उनके ऊपर भी ईडी कार्रवाई कर रही है। तो उनका बच्चा, उससे पूछ लेते कि भैया क्या लिखा है। और मैं समझता हूँ इस प्रकार की बात करना वो अधिकारियों पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जी सर, इसी कार्यक्रम में सबसे
मतलब पहली बार हमारे कार्यक्रम में ओपी चौधरी जी ने एक बात कही थी कि आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है 5 लाख करोड़ से उसको 10 लाख करोड़ करना है। इसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके विभाग को भी मिलता है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आप चेयरमैन हैं। क्या पॉसिबल है और आपके पास क्या एक रोड मैप है उनको आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, हमारे जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, वो एक्स IAS हैं, रायपुर के कलेक्टर रह चुके हैं, दंतेवाड़ा के कलेक्टर रह चुके हैं, रायगढ़ के कलेक्टर रह चुके हैं, और जिलाधीश रहते हुए उन्होंने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। अभी जो उन्होंने बजट पेश किया था वो 1,65,000 करोड़ का था, और सरकार बनने के बाद इतनी हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 8,000 करोड़ रुपया बहनों को दिया जा रहा है। हमने धान का बोनस इतना दिया है, लगभग 12-13,000 करोड़ रुपया उसमें दिया है। हमने निवास के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपया सरकार ने अपने हिस्से का दिया है। इसी प्रकार चरण पादुकाएं है, हमारी जो धर्म यात्रा जो निकलती है बुजुर्गों के लिए वो है, हमें अयोध्या के लिए यात्रा निकालनी, और कई चीज़ों में सब्सिडी निरंतर जारी है, एक दिन भी लेट नहीं होता। उसके साथ साथ विकास के कार्य भी चल रहे हैं। हमारी सरकार को बने हुए करीब 1.5 वर्ष हो रहा है। आप बताइए 1.5 वर्ष में हमारी सरकार ने कितनी बार कर्ज लिया, स्टार्टिंग को छोड़ के। ये हमारे वित्त मंत्री का कार्यशैली है। जी। दूसरी ओर जब वो बोलते हैं कि 5 से हम 10 में लेके जाएंगे, निसंदेह उसमें उद्योग विभाग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार ने इस बार पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी औद्योगिक नीति को घोषित किया है, और जिससे प्रभावित होकर के लगभग 5 लाख करोड़ के MOU भी उद्योगपतियों ने साइन किए हैं। उनमें से कई में काम लग रहे हैं, चालू हो गए हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर डेटाबेस AI बेस इंडस्ट्री लग रही है पहली बार पहली बार हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर की कंपनी लग रही है, 10,000 करोड़ की कंपनी है, जिसमें जो चिप बनाते हैं अभी तक हम ताइवान और चाइना से इंपोर्ट करते थे, अब भारत के अंदर ही बनेगा। तो छत्तीसगढ़ का जो नाम है भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम होने वाला है। जी। इसी प्रकार बड़ी बड़ी और इंडस्ट्री आ रही है। हम लोग पावर के सेक्टर में हमारे यहाँ इंडस्ट्री आ रही है, हमारे यहाँ स्टील में सेक्टर में आ रही है, हमारे यहाँ टेक्सटाइल में आ रही है, हमारे यहाँ फर्नीचर में आ रही है, हमारे यहाँ फार्मा में आ रही है, विभिन्न उसमें इंडस्ट्री आ रही है। हम उसमें लगे हुए हैं कि उनको ज़मीन सही ढंग से उपलब्ध हो जाए। जितने भी उद्योगपति हमारे यहाँ आ रहे हैं, विभाग में आ रहे हैं, हम उनको बहुत अच्छी तरह टैकल कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि जो भी उद्योग लगाना चाहे उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो 1 महीने के अंदर पूरी कर दी जाए। पेपर फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसा बीच बीच में सुनने को आता, बयान आता है, पेपर में भी छपकर आती है सर। तो इसे राहत देने के लिए क्या कुछ सिंगल विंडो? नहीं, हम पूरा ऑनलाइन कर रहे हैं, पेपर वर्क नहीं, पूरा ऑनलाइन। वो जिस दिन ऑनलाइन में पूरे अपने पेपर डाल देगा, उसके बाद हमारी कोशिश है कि 30 दिन के अंदर हम उसको सारी चीज़ दे दें। राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार है सर, और रोजगार को हैंडल करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपके विभाग में रहती है। मुद्रा लोन योजना, बहुत सारी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, तो आप इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और कैसे आप एक माध्यम बन सकते हैं उनके हाथों को रोजगार देने के लिए? हमारे यहाँ OBC, SC, ST इनके लिए स्पेशल योजनाएं हैं। OBC को जो भी हमारा रेट आता है उसमें उसको 10% की छूट दी जाती है। SC, ST को एक हमारे यहाँ रिजर्वेशंस हैं, उसमें हम उसको 1 रुपये में ज़मीन देते हैं, है ना। वो हमसे ज़मीन ले, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करे और बैंक में जाए, बैंक उसको देगा। वो तो उसकी काबिलियत है, स्टार्टअप लगाए, ये करे तो उसको देगा, मुद्रा योजना वगैरह। जी। MSME के लिए आपके पास क्या कुछ है?
देखिए, मैं जब मेरी घोषणा हुई और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी से मिलने गया, उन्होंने मुझको एक ही लाइन में एक बात बोली कि राजीव जी, छोटे उद्योग की तरफ ध्यान देना। अभी हम बालोद, जो बहुत पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने जा रहे हैं। वहाँ पे भी हमने कहा है हम बागबाहरा जैसी जगह में इंडस्ट्री डेवलप करने जा रहे हैं, हम सरायपाली में करने जा रहे हैं, हम अंबिकापुर में करने जा रहे हैं, हम हम जगदलपुर में करने जा रहे हैं, हम छोटी छोटी जगहों पर हम इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने जा रहे हैं, ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो, वहीं के लोगों को उद्योग लगाने का अवसर मिले। ये हम सब करने जा रहे हैं। जी, सरकार की इच्छा शक्ति बहुत कुछ उसके ऊपर निर्भर करती है। तो क्या जो अभी वर्तमान में लगातार घटनाएं निकल कर सामने आ रही है, आपराधिक घटनाओं को, तो उसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है और क्या नशा इसके लिए कितना बड़ा जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, 5 साल कांग्रेस की सरकार में सूखा नशा बहुत फला फूला। शराब ने तो पूरे कई लोग अंदर हैं शराब के कारण। तो इन दोनों को, शराब को तो प्रदेश सरकार ने संभाल लिया है, लेकिन सूखा नशा को भी काफ़ी कंट्रोल किया है। पहले जो खबरें आती थी कि घड़ी चौक पे बिक रहा है, कलेक्टर चौक पे बिक रहा है, ये अब खबरें नहीं आती। कई लोग जो इसके सूत्रधार थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो हमारा मुस्तैदी से इसमें काम चल रहा है। बड़ौदा बाजार घटना को लेकर कांग्रेस लगातार हावी रहे हैं बीजेपी सरकार के ऊपर। ये आरोप लगाई है कि बीजेपी जब भी सत्ता में आती है दंगे होते हैं। उन्होंने ये प्रयास किया, तभी उनके विधायक अंदर गए। उन्होंने बीजेपी को आरोप लगाने के लिए ही प्रयास किया था, लेकिन क्या हुआ, अंदर आए। दिवाली भी अंदर बनी, जी, है ना। तो इसलिए आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे कौन लोग होते हैं वो सब जानती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर जगह विधानसभा में निपटाए, लोकसभा में निपटाए, नगरीय निकाय में निपटाए, नगरीय पंचायतों में निपटाए, ग्राम पंचायतों में निपटाए, जनता निपटाती है ना, कोई नेता तो नहीं निपटाता। 2018 में हमको निपटाया था जनता ने, है? उसी जनता ने 2023 में हमको बाजे गाजे के साथ बैठाया, और ऐसा बैठाया कि सारी सीटें दी, जी, नीचे से लेकर ऊपर तक, जो हम कभी नहीं जीते। पहली बार हम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 51 से ज़्यादा कभी सीटें नहीं जीते, 54 सीटें दी। हम कभी नगरीय निकाय में हमारे 11 महापौर नहीं बने। हम कभी भी जिला पंचायत में इतने हमने कभी नहीं सीते अध्यक्ष हमारे, हम जनपद में कभी हमारे इतने अध्यक्ष नहीं बने, कभी हमारे इतने सरपंच नहीं बने। तो भैया क्या है, तो जनता बतलाती है। आरोपों का जवाब कितना सच है कितना झूठ है वो जनता बतलाती है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का कार्यकाल कैसा है, कैसे काम कर रहे हैं, वो जनता बतलाती है। हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होता। जी, राजीव अग्रवाल जी अगर राजनीति में नहीं आए रहते तो क्या करते रहते? देखिए, राजनीति में नहीं आया होता तो क्या करता, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैं, ईश्वर ने मेरे को राजनीति के साथ साथ अच्छा व्यवसाय भी बनाने का प्रयास किया। मेरे तो खानदान में किसी ने रियल एस्टेट का काम नहीं किया था, लेकिन मैं जब रियल एस्टेट के काम में घुसा तो अच्छा काम किया। और उस समय मल्टी स्टोरी बनाया कि लोग मुझ पे हंसते थे कि भैया इसको, ये तो पागल हो गया है। और अशोका टावर को मैंने बनाया, श्यामा चरण शुक्ल जी मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ गए कि, लेकिन हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर से जीत करके आए उसमें। उसके बाद यात्रा शुरू हो गई जी, और जो लोग बंगले में रहते थे वो बंगले से निकल करके फ्लैट्स में आए। हमारे बाउंड्री वाल का सेटअप पहली बार हमने ही दिया था, उससे पहले बाउंड्री वाल का सेटअप नहीं था।
टाउन कंट्री प्लानिंग हमको नहीं दे रहा था, लड़ झगड़ कर हमने लिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, हमारी ज़मीन है, हमारी योजना है, आप बाउंड्री वाल क्यों नहीं बना सकते। तो ये इस प्रकार का हुआ और हम अच्छे सफल हैं उसमें। वो ये अलग बात है कि मेरा राजनीति की तरफ अधिक रुझान होने के कारण मेरे व्यवसाय में चोट पहुंची। मैंने स्टील इंडस्ट्री लगाई, 2004 में शुरुआत करी है ना, तो उसको भी लगाया, आज मेरा इंटीग्रेटेड प्लांट है। लेकिन अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो और भी ज़्यादा सफल व्यवसायी होता। जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक दिखते हैं आप आने वाले समय में? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। चरे वेती कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरे व्यवसाय में भी कोई महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही। मैंने व्यवसाय को भी आराम से करना सीखा, घाटा हुआ तो कभी रोया नहीं। व्यवसाय में मुझको अगर नुकसान भी होता है तो कभी टेंशन में नहीं आता जी। मेरे को ये रहता है कि मैंने अपना कर्म समर्पित भाव से किया है, अच्छी तरह किया है, फल देना तो ईश्वर का काम है, तो मैं उसी टाइप से करता हूँ। मैं अभी दुर्ग जिले का प्रभारी हूँ। जब दुर्ग जिले का मेरे को प्रभारी बनाया गया तो हमारा दुर्ग जिला जो था भारतीय जनता पार्टी का के ये था कि भाई वहाँ पे कोई भी प्रभारी रुकता नहीं है, और मुझको बनाया, मैं रुका, मैंने काम किया, मुझको सारे नेताओं का वहाँ पे सहयोग मिला, सरोज पांडे जी का सहयोग मिला, हमको विजय बघेल जी का सहयोग मिला, और स्थिति ये हुई कि 5 सीटों में से मैं 4 सीट जीता विधानसभा की। हमने रविंद्र चौबे को हराया, हमने गृह मंत्री तामदेव साहू को हराया, हमने अरुण बोरा को हराया, है ना, हमने जो एक सीट से वहाँ का महापौर लड़ रहा था अहिवारा से, हमने उसको हराया। ये जरूर है कि हम पाटन विधानसभा हार गए, लेकिन पाटन विधानसभा में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो 27,000 से जीते थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए 20,000 भी क्रॉस नहीं कर पाए, तो वहाँ पे मैंने टक्कर दी अच्छी तरह जी। तो हमारा अच्छा। फिर इसके बाद में मेरे को दुर्ग लोकसभा, पिछली बार हम 3,91,000 से जीते थे। एंटी इनकम्बेंसी भी थी, हमेशा रहती है, जब प्रत्याशी कोई होता है रिपीट होता है तो उसके खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है। हम लोग 4,38,000 से जीते, वहाँ पे 5 लाख के लगभग 100 वोटर्स हैं दुर्ग लोकसभा में। लेकिन हमने हमारी रणनीति के तहत जो वहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार था वो अपने बूथ पे हार गया जहाँ पे वो रहता है, और हम लोग 4,38,000 से जीते। तो ये सब हमारी योजना थी। उसके बाद जितने भी नगरीय निकाय हुए, पहली बार दुर्ग में हमारे वहाँ पर 2.5 लाख वोटर है। 2.5 लाख वोटर में हमारी प्रत्याशी 65,000 वोटर से जीती है। 40 हमारे पार्षद जीते हैं 60 में से, वो हमने जीता। हमने हर क्षेत्र हमने जीता। जी, एक आखिरी सवाल सर, अध्यक्ष पद की शपथ से पहले आपने सोशल मीडिया में एक लाइन लिखे थे आप कि अपने कर्तव्य पर अटल रहने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। तो इसके पीछे का क्या कुछ आप मैसेज देना चाह रहे थे, क्योंकि उसके जस्ट बाद मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आपका जब आपने भाजपा की सदस्यता ली तो आपने क्या सोच करके ली? आपने सोच के ली कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता बनूंगा, और अच्छा कार्यकर्ता बनने के लिए आपको कार्य करना पड़ता है, और कार्य के लिए जो भी आपको कार्य सौंपा जाए उसमें आप निर्विंद होकर के, मग्न होकर के काम को करें, समर्पित भाव से करें। ये आपका होना चाहिए प्रयास। क्योंकि आपके काम को देखने वाले, आपके काम को एसेस करने वाले ऊपर वाले लोग हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो वो उनको देखेंगे, आप ठीक नहीं करेंगे तो वो देखते हैं। आपका बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे जनता को, हमारे दर्शकों को? बस गीता का एक जो संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यवसायी हो, युवा हो या राजनीतिज्ञ हो, कर्म करें, फल की चिंता नहीं करें, फल ईश्वर पे छोड़ दें। जी, तो आप सुन रहे थे राजीव अग्रवाल जी को, जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़े हुए थे, अब अलग अलग पदों पर रहे हैं, काम किए हैं, और उनका ये भी कहना है कि उन्हें वर्तमान में जो पद दिया गया है उसको भी ईमानदारी के साथ करेंगे, और आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी उसको डबल करने की बात चल रही है उसमें उसका विभाग अग्रणी रूप से काम करेगा।
साथियों फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।